प्यारे विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा विषय है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के सिलेबस में इस पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। सही मायनों में 12वीं कक्षा का जो अर्थशास्त्र है वो इसी पाठ से शुरू होता है। इसी पाठ में हम डायग्राम बनाना सीखेंगे, डायग्राम रेखा चित्र की व्याख्या करना सीखेंगे, तालिकाएं, सारणियाँ, टेबल्स बनानी सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो मांग का जो पाठ है हमारे दैनिक जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। हमें पता है, हम जानते हैं कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो हम उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो हम उन्हें कम मात्रा में खरीदते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी कार्यों के लिए खरीदते हैं। अभी इस मौसम का उदाहरण ले, अभी प्याज, टमाटर बहुत काफ़ी सस्ते हो गए हैं, तो अभी हम सलाद में, सब्जी में, कच्चे भी खाने में टमाटर, प्याज हैं वो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन जब ये महंगे हो जाते हैं तब हम इन्हें कम मात्रा में खरीदते हैं, सिर्फ सब्जी के लिए खरीदते हैं। तो हमें पता, हम सब जानते हैं कि चीज़ें महंगी होने पर कम खरीदी जाती हैं और सस्ती होने पर हम उन चीज़ों की ज़्यादा मांग करते हैं, ज़्यादा हम उनको खरीदते हैं। लेकिन इस बात को हम इस पाठ के माध्यम से अर्थशास्त्र के नज़रिए से समझेंगे कि अर्थशास्त्र में ये नियम है वो कैसे काम करता है। तो आइए अपना जो विषय है वो शुरू करते हैं, मांग का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, आमतौर पर इच्छा आवश्यकता और मांग, आम बोलचाल की भाषा में इन तीन शब्दों का हम लगभग एक जैसा ही अर्थ निकालते हैं, परंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि में इन तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलता है। कैसे? इच्छा, भाई कोई वस्तु लेने की कोई इच्छा, अभी मेरी गाड़ी लेने की इच्छा है परंतु मेरे पास उस गाड़ी को लेने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो अर्थशास्त्र में इसे मांग नहीं कहा जाएगा, इसे केवल एक इच्छा माना जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है आवश्यकता। मान लीजिए कि मेरी कार खरीदने की इच्छा है और उसके लिए मेरे पास पैसे भी हैं, परंतु अभी कोई मेरा मन नहीं है गाड़ी लेने का, कार लेने का। तो आर्थिक दृष्टि से इस इच्छा को केवल आवश्यकता कहा जाएगा, मांग नहीं कहा जाएगा। किसी वस्तु की मांग को कब मांग माना जाता है, उसमें तीन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। ये तीन बिंदु हैं: किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कि भाई हाँ मुझे ये वस्तु लेनी है। दूसरा हमारा बिंदु है उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त धन की उपलब्धता होना, कि भाई उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास पैसा है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है उस वस्तु को खरीदने की तत्परता, यानी कि उसको खरीदने के लिए उपभोक्ता है वो तैयार हो जाए। ये तीन तत्व होंगे तभी उसे मांग माना जाएगा अर्थशास्त्र की दृष्टि से, नहीं तो वो केवल सिर्फ इच्छा रह जाएगी या आवश्यकता रह जाएगी। अब इस सारे सिद्धांत को शॉर्ट में करते हैं कि मांग क्या है। मांग किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन खर्च करने की तत्परता, ये तीन चीज़ें मिलाकर हमारी मांग का निर्माण करती हैं। और
परिभाषिक शब्दों में यदि हम बोलें तो हम बोलेंगे कि मांग क्या है? अन्य बातें समान रहने पर मांग किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन और धन को खर्च करने की तत्परता को मांग कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी इस परिभाषा में एक शब्द आया है, शब्दों का समूह आया है, अन्य बातें समान रहने पर। इस शब्दावली का प्रयोग आप पूरे अर्थशास्त्र में बार बार हर जगह हर टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में जिस भी तत्व का हम अध्ययन करते हैं वो केवल एक बात से प्रभावित नहीं होता। अभी हम यही अपने टमाटर प्याज वाला उदाहरण ले रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। टमाटर और प्याज की जो कीमतें हैं केवल एक चीज़ पर निर्भर नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं सस्ते या महंगे होने के। अभी ये चीज़ें सस्ती हैं क्यों? एक तो फसल का टाइम है, फसल खेतों में तैयार होकर बाज़ार में बिकने को आ गए और सारे किसान एक साथ बेचने आते हैं, तो जाहिर है कि कीमतें कम हो जाएंगी। दूसरा, फसलों का उत्पादन, यदि उत्पादन ज़्यादा है तो मार्केट में माल ज़्यादा आएगा, कीमतें कम हो जाएगा। उत्पादन ही नहीं हुआ तो कीमतें बढ़ेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में कोई भी तत्व सिर्फ एक चीज़ से प्रभावित नहीं होता। तो इसलिए अर्थशास्त्र में इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, अन्य बातें समान रहने पर। इसका अभिप्राय है कि अभी हम जिस तत्व की बात कर रहे हैं उससे संबंधित अन्य चीजें समान रहनी चाहिए। भाई, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें होंगी, यानी बाकी की सारी चीजें समान रहेंगी, तो ये होगा, तो ये होगा, ये होगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा। इसे लैटिन में सेट्रिस पैरिबस, सेट्रिस पैरिबस ही लैटिन भाषा की टर्म है। इसी का मतलब भी यही कि अन्य बातें समान रहे। इंग्लिश में से बोलते हैं अदर थिंग्स मे रिमेन इक्वल। तो अन्य बातें समान रहने पर मतलब कि जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी रहें। अगर उनमें से किसी में भी चेंज आ जाता है तो जो हम परिभाषा बता रहे हैं, जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, वो गलत निकलेगा। तो अर्थशास्त्र में लगभग हर परिभाषा के आगे आपको ये शब्दावली मिलेगी कि अन्य बातें समान रहने पर, कीमत बढ़ जाने पर मांग कम की जाती है, कीमत घट जाने पर मांग बढ़ जाती है। इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। ये है मांग का नियम। तो अब हमारे टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मांग का जो अध्ययन है हम दो तरीके से करते हैं। एक है मांग तालिका या टेबल शेड्यूल। एक है हमारा मांग वक्र, डिमांड कर्व। तो हम मांग तालिका बनाकर, मांग वक्र बनाकर हम मांग का अध्ययन करते हैं। मांग तालिका, मांग वक्र क्या है? बड़े ही आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं कि मांग तालिका वह तालिका है जो एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है। इसी तरह मांग वक्र, मांग वक्र, मांग वक्र वह वक्र है
जो एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं का रेखा चित्र के रूप में प्रकट करता है। या अन्य शब्दों में, मांग तालिका को रेखा चित्र में जब प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे मांग वक्र कहा जाता है। ये मांग जो तालिका है ये दो प्रकार की होती है। एक है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा हमारा प्रकार है बाजार मांग तालिका। इसी तरह मांग वक्र भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आज मैं विद्यार्थियों आपको एक दावा कर रहा हूं आप लोगों के सामने कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज़ समझाई जाएगी, आपके फिंगर टिप्स पर होगी, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका, नाम से स्पष्ट, व्यक्तिगत जो किसी एक व्यक्ति की, एक उपभोक्ता की मांग को दर्शाए वो व्यक्तिगत मांग तालिका। बाजार मांग तालिका, बाजार मांग तालिका वह तालिका है जो बाजार के सारे उपभोक्ताओं की जो संयुक्त मांग है वो दर्शाती है। मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र वह मांग वक्र जो एक उपभोक्ता की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्रा को दर्शाए वो वक्र कहलाएगा व्यक्तिगत मांग वक्र। बाजार मांग वक्र, एक बाजार के समस्त उपभोक्ताओं को की मांग को दर्शाने वाले वक्र को हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। सिंपल। अब इनको थोड़ा न्यूमेरिकली समझा देते भी। व्यक्तिगत मांग तालिका तो हम बनाएंगे। कीमत और मात्रा। कीमत 1, 2, 3, 4, मात्रा 4, 3, 2, 1। ये हो जाती है हमारी व्यक्तिगत मांग तालिका। भाई ऐसी तालिका जो विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाती है वो व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है। बाजार मांग तालिका, भाई बाजार के सारे उपभोक्ता को दर्शाए, तो इसी में हम कर देते हैं। मान लीजिए ये उपभोक्ता ए की मांग है, यदि इसमें हम दूसरे उपभोक्ता बी की मात्रा या मांग को डिनोट कर दें, कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कि बाजार में दो ही उपभोक्ता है, तो उन दोनों के द्वारा जो मांगी गई मात्रा है उसको दर्शाने वाली तालिका को हम बाजार मांग तालिका कहते हैं। बिल्कुल आसान। बाजार मांग तालिका, मान लीजिए कि बाजार में दो उपभोक्ताएं हैं, ए
ए की डिमांड ये है, बी की डिमांड ये है, तो इनका कुल योग है वो बाजार मांग तालिका कहलाएगा। ये हमारा बाजार मांग तालिका, ए की मांग इतनी, बी की इतनी, तो उन दोनों का कुल योग हमारी बाजार मांग तालिका। और अब हम सीखते हैं मांग वक्र। ओ एक्स वाई, ये हमारे दो अक्ष होते हैं, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ध्यान रखेंगे ओ वाई अक्ष पर हम कीमत दर्शाते हैं और ओ एक्स पर मात्रा। 1, 5 कीमत, इस तालिका को इस ग्राफ में रूप में प्रकट कर दें तो वो हमारा मांग वक्र कहलाता है। कीमत 1 मात्रा 4, कीमत 1 मात्रा 4, कीमत 2 मात्रा 3, कीमत 2 मात्रा 3, कीमत 3 मात्रा 2, कीमत 3 मात्रा 2, कीमत 4 और मात्रा 1, ये कीमत 4 और मात्रा 1। तो यदि हम इसको मिला दें तो ये हमारा मांग वक्र कहलाता है। तो फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मांग वक्र मांग तालिका का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण है, वो मांग वक्र कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी एक उपभोक्ता की मांगी गई विभिन्न कीमतों पर मांगी गई विभिन्न मात्राओं को दर्शाता है। इसी तरह बाजार मांग वक्र बाजार के सारे उपभोक्ताओं की जो कुल मांग होती है उसको दर्शाने वाले वक्र को हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही सीखेंगे।